हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में मगध राज्य का उत्कर्ष को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले हम सब ईसाई धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म और जो भी धर्म था उसको हम सब ने पढ़ लिया था। आज होगा मगध राज्य का उत्कर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। याद रखना है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ था। दूसरा आपको याद रखना है कि मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज और राजगिरी। याद रखना है कि ये दोनों नाम एक ही है, ठीक है, गिरिब्रज कहिए या राजगिरी, दोनों एक ही नाम है। और ये जो राजधानी थी ये प्रारंभिक राजधानी थी, शुरुआत की राजधानी, ठीक है, सबसे पहला राजधानी यही था। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो मगध की गद्दी पर है वो सबसे पहले कौन बैठा? तो याद रखना है बिंबिसार। मगध की गद्दी पर सबसे पहले कौन बैठा? बिंबिसार बैठा। और ये आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, 545 ईस्वी पूर्व में बैठा। इस भी आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और जब बिंबिसार मगध गद्दी पर बैठा तो बिंबिसार ने एक वंश की स्थापना की। उस वंश का क्या नाम है? हर्यक वंश, ठीक है। पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। चलिए अब बिंबिसार के बारे में और देखते हैं क्या होता है। देखिए बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया, ठीक है। याद रखना है बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर किस राज्य को अपने मगध में मिलाया था? तो याद रखना है अंग राज्य को मिलाया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बिंबिसार, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? याद रखना है बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। याद रखने का क्या तरीका? देखिए बिंब में बौ से स्टार्ट होता है बिंबिसार, तो ये बौद्ध धर्म से बौ से स्टार्ट होता है, तो दोनों इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि बिंबिसार बौद्ध धर्म से अनुयायी था। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया कि जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह थी, ठीक है। तो याद रखना है बिंबिसार ने अपना राजधानी किसे बनाया? राजगृह को बनाया। उसके बाद चलिए देखते हैं और आपको क्या याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, इसमें आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिंबिसार ने एक राजवैद्य को भेजा था जिसका नाम था जीवक, ठीक है। बहुत बार ये 6 से 7 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था? तो किस राजवैद्य को भेजा था? जीवक को भेजा था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने मगध राज्य का विस्तार किया। तो किस तरह से विस्तार किया? तो याद रखना है पहले इसने क्या किया, इसने जो है कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से शादी की। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी की। और फिर क्या किया, पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से शादी किया। और इसके बदले उन्हें क्या मिला? दहेज के रूप में बहुत बड़ा राज्य मिला, और जिसका विस्तार कर उसने मगध राज्य में मिलाया, जिससे मगध राज्य बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है कि जो बिंबिसार थे वो किससे शादी किया था? तो किससे किया था? कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से, दूसरा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और तीसरा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला। याद रखना है कि जो बिंबिसार था उसका हत्या कर दिया गया। और उसका हत्या किसने किया था? उसका पुत्र था अजातशत्रु। याद रखना है बिंबिसार का हत्या किसने किया? उसी का पुत्र अजातशत्रु ने किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो हर्यक वंश का दूसरा राजा कौन बना? अजातशत्रु बना, ठीक है। तो बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु आया। चलिए अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। तो अजातशत्रु के बारे में ये पॉइंट आपको खास कर याद रखना है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर रेलवे के एग्जाम में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? याद रखना है जैन धर्म का। कैसे याद रखेंगे? तो बिंबिसार में जैसे मैंने बताया बौ से बिंबिसार, तो बौ से बौद्ध धर्म। उसी तरह यहाँ पे देखिए अजातशत्रु में क्या लिखा है? जौ है ना, तो जौ से याद रखना है जैन धर्म। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उसके बाद आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अजातशत्रु थे उनका एक मंत्री था, बहुत खास मंत्री था, सुयोग मंत्री था, उसका नाम था वर्षकार।
अब ये खास क्यों याद रखना है इस मंत्री के बारे में, तो याद रखना है कि इसी के सहायता से जो अजातशत्रु है ना, वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया, तो अपने सुयोग मंत्री क्या नाम था, वर्षकार की सहायता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला बात हो गया, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया था बिंबिसार का, और उसके बाद अजातशत्रु का हत्या उसी का पुत्र किस कर दिया, किसने, उदयन ने कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हर्यक वंश पर कि कौन सा राजा बना, उदयन राजा बना। ठीक है, चलिए उदयन के बारे में पढ़ते हैं, और इस भी सब कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि पहले आया बिंबिसार, उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद कौन आया, उदयन। चलिए उदयन के बारे में याद रखना है कि जो उदयन ने पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिग्राम पहले उसे बोला जाता था, अभी पटना बोला जाता है। ठीक है, तो उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उसके बाद याद रखना है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। कैसे याद रखेंगे, तो ये देखना है कि उदयन के पिता कौन था, अजातशत्रु, ये किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। ऐसे पता मैंने बताया जौ से, और जौ से जैन धर्म, तो इसका याद रखना, इसका बेटा भी जो है उदयन, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद याद रखना है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक है, उदयन का पुत्र जो है नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था, नागदशक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नागदशक को उसके देखिए अमात्य क्या होता है, अमात्य मतलब होता है उसका मंत्री। ठीक है, नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया, मतलब उसको अपने पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब यहाँ पे हर्यक वंश खत्म हो गया और कौन सा वंश स्टार्ट हुआ, शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन बना, शिशुनाग खुद ही। ठीक है, तो इस तरह से इसको तो याद रखना बहुत ईजी है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। चलिए अब पढ़ते हैं शिशुनाग के बारे में। याद रखना है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। देखिए जब शिशुनाग के पहले कौन था, उदयन। ठीक है, उदयन जो था वो पाटलिपुत्र का स्थापना किया, यानी कि पाटलिग्राम का, उसको अपना राजधानी बनाया था। लेकिन जब शिशुनाग आए और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र से राजधानी को हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया, वैशाली में। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की, तो कहाँ स्थापित की, वैशाली में। चलिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद ये पॉइंट याद रखना है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी क्या हुआ, कालाशोक, और इन्होंने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कालाशोक जो था किस वंश से था, तो ये कालाशोक शिशुनाग वंश से था। उसके बाद याद रखना है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा पूछा जाए तो नंदीवर्धन, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद क्या आया, नंद वंश, और इसका संस्थापक अगर पूछा जाए तो महापद्मानंद। देखिए संस्थापक तो याद रखना ही है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। और नंद वंश में लास्ट आपको एक सिर्फ ये याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक क्या कौन था, घनानंद। और ये इम्पॉर्टेंट है, घनानंद जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है घनानंद किस वंश का था, नंद वंश। कैसे याद रखेंगे, तो घनानंद में देखिए नंद लगा है, तो नंद से आप याद रखेंगे नंद वंश का था घनानंद। अब याद रखना है कि जो घनानंद था उसी के समय जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा अगर कि सिकंदर किसके समकालीन था, पूछा जाएगा अगर सिकंदर किसके समकालीन था, तो आप क्या बताएंगे, घनानंद के समकालीन था। या पूछा जाएगा सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत पर किस वंश का शासन था, तो किस वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत बार, लगभग 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब याद रखना है कि ये जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको बोला गया मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
यानी कि अब जो नंद वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा आया, मौर्य वंश, और हम सबको मौर्य वंश पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिकंदर, सिकंदर समकालीन था ना, किसके समकालीन था, घनानंद के समकालीन, इसलिए सिकंदर को भी पढ़ना जरूरी है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए नेक्स्ट जो आपका है वो सिकंदर ही है। ठीक है, सिकंदर टॉपिक है नेक्स्ट, और इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। जो नेक्स्ट वीडियो हम सब बनाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिकंदर टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जब सिकंदर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सब चलेंगे मौर्य वंश, यानी कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, और इसमें जो है कौन कौन सा क्वेश्चंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, तो मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्या पढ़ेंगे, सिकंदर को पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए, थैंक यू।